अब हम बात करेंगे गुणात्मक शोध के गुणवत्ता की, उसके विश्वसनीयता की। और आपके सामने दिख रहा होगा क्रेडिबिलिटी एंड वैलिडेशन ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। गुणात्मक शोध की गुणवत्ता के लिए बहुत चेष्टा से और बहुत प्रयास करके उसकी गुणवत्ता को रखने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इसकी गुणवत्ता के मानक वो नहीं होते जो कि क्वांटिटेटिव रिसर्चेज में होते हैं, मात्रात्मक शोध होते हैं। वहाँ क्वांटिटेटिव डेटा होता है और उनकी विश्वसनीयता और वैधता के तरीके अलग होते हैं, जो कि स्टैटिस्टिकल तरीके से हम उनकी पुष्टि करते हैं कि वो विश्वसनीय है कि नहीं, वैध है कि नहीं। यहाँ पर विश्वसनीयता और वैधता की जो बात हम कर रहे हैं वह थोड़े अलग तरीके से की जाती है। तो ये आश्वस्त होने के लिए कि गुणवत्तापूर्ण शोध है कि नहीं, एक शोधकर्ता ये कुछ सिद्धांत हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला है क्रेडिबिलिटी, अर्थात विश्वसनीयता। वो शोध की क्या विश्वसनीयता है। तो इस विश्वसनीयता के लिए हमें त्रिकोणीकरण करना पड़ता है, मेंबर चेकिंग करना पड़ता है और पीयर रिव्यूज़ करना पड़ता है। इसके बारे में हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। दूसरा है तरीका डिपेंडेबिलिटी, यानी कि वो भरोसेमंद है कि नहीं, उस पर निर्भरता, यानी वो निर्भर उस पे दूसरे शोधकर्ता यदि करें तो वो भरोसेमंद शोध के रूप में उसे ले सकते हैं कि नहीं, उसमें जो बातें कही गई हैं वह सही है कि नहीं, सटीक है कि नहीं। ट्रांसफरेबिलिटी, तीसरी इसकी जो गुणवत्ता को दर्शाने वाला एक क्राइटेरिया है, वो ट्रांसफरेबिलिटी है। इसका तात्पर्य है कि यह शोध लागू हो सकता है नहीं किसी और स्थिति में, जिसको कि हम ट्रांसफरेबिलिटी को हिंदी में कह सकते हैं हस्तांतरणीयता। तो इसका हस्तांतरण हो सकता है कि नहीं दूसरे सिचुएशन में या सेटिंग में। और चौथा है कन्फर्मेबिलिटी, यानी पुष्टिकरणीयता। तो क्रेडिबिलिटी के लिए तो हमने जैसा भी बताया कि ट्रायंगुलेशन एक तरीका है, त्रिकोणीकरण का एक तरीका है जिसके द्वारा हम ये कर सकते हैं, मेंबर चेकिंग के द्वारा कर सकते हैं और पीयर रिव्यूज़ के द्वारा भी कर सकते हैं। यह भरोसेमंद है कि नहीं, इसके लिए हमें जो रिसर्च की प्रक्रिया हमने अपनाई है उसको विस्तार से लिखना चाहिए, अच्छे से भली प्रकार उसका वर्णन किया जाना चाहिए कि हमने कब कब क्या किया, क्यों किया और कैसे किया। इसके लिए हमें साक्ष्य भी देने चाहिए। तो जब हम ये क्वालिटेटिव रिसर्च का हम जब रिपोर्ट लिख रहे होते हैं तब उसमें ये सारी बातों का पग पग पे हमने क्या किया, प्रत्येक पद पे हमने क्या किया, उसका वर्णन हम लिखते हैं, क्यों किया और कैसे किया। कैसे हमने ये हम आश्वस्त हो सकते हैं कि ये जो किया गया कार्य है यह इसकी गुणवत्ता को दर्शाए, इसलिए ये लिखा जाता है। ट्रांसफरेबिलिटी की जहाँ बात आती है कि कितना वो हस्तांतरण हो सकता है, तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि बहुत समृद्ध और विस्तार पूर्वक वर्णन होना चाहिए, जिससे कि दूसरे जो पाठक हैं और जो दूसरे शोधकर्ता हैं इसको ये पढ़ करके वो तय कर सके कि ये इस शोध से प्राप्त जो फाइंडिंग्स हैं, जो परिणाम हैं, क्या वो दूसरी जगह अप्लाई होंगे, लागू होंगे कि नहीं। दूसरी जगह यानी दूसरी सेटिंग्स में वो लागू हो सकते हैं कि नहीं। तो ये तभी संभव है जब इसका वर्णन, इसका समृद्ध वर्णन, पूर्ण ब्यौरा दिया जाए शोधकर्ता के द्वारा अपने लेख में, जब वो थीसिस लिख रहा है
या जो वो लेख लिख रहा है उसमें। तब दूसरे जो रिसर्चर हैं वो पढ़ करके स्पष्ट उनको होगा कि हाँ ये लागू होने लायक, उनके जो फाइंडिंग्स हैं उनके शोध पे लागू होंगी या नहीं होंगी। कन्फर्मेबिलिटी के लिए बहुत सारे और तरीके हैं, जैसे ऑडिट ट्रेल्स हैं, मेमोज हैं, या फिर कुछ जो हम व्याख्या कर रहे हैं कि उसको आश्वस्त होने के लिए, तो वो व्याख्या क्या उस क्षेत्र में और डेटा से संबंध रखते हैं कि नहीं, तो ये रिसर्चर के अनुमान पर आधारित नहीं है। तो इसके लिए कुछ ऑडिट ट्रेल और मेमोज के तरीके हैं। तो इस तरीके से क्वालिटेटिव रिसर्च में क्रेडिबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी और कन्फर्मेबिलिटी के द्वारा उसकी गुणवत्ता परखी जाती है। ट्रायंगुलेशन, त्रिकोणीकरण। शोध में त्रिकोणीकरण का क्या अर्थ है? त्रिकोणीकरण का अर्थ है कि हम बहुत सारे डेटा के स्रोतों को हम उपयोग करते हैं। बहुत सारे डेटा के स्रोत क्या हो सकते हैं? स्रोत कोई साक्षात्कार यदि हम ले रहे हैं, तो हम यदि विद्यार्थियों का साक्षात्कार ले रहे हैं तो विद्यार्थियों ने जो बातें कही हैं तो वो सही हैं, सत्य हैं, ये जानने के लिए हम अन्य विद्यार्थी से भी साक्षात्कार कर सकते हैं। हम उन्होंने यदि अपने विद्यालय के बारे में, अपने शिक्षा संस्थान के बारे में बताया है, तो वहाँ के जो अध्यापक हैं या प्राध्यापक हैं उनसे भी साक्षात्कार लेकर के हम ये पुष्टि कर सकते हैं कि यह बात उन्होंने जो कही है विद्यार्थी ने तो है। तो डेटा के स्रोत कौन कौन हो गए यहाँ पे? स्टूडेंट भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, स्टूडेंट के संगी साथी हो सकते हैं, स्टूडेंट के कभी कभी माता पिता भी हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट डेटा सोर्सेज हो गए। जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम ऑब्जर्वेशन विद्यार्थी का करके भी हम जान सकते हैं। तो ये डिफरेंट इंटरव्यू का तरीका, साक्षात्कार, ये डिफरेंट मेथड्स हो गए। तो हम इंटरव्यू लेना एक तरीका हो गया, हम उसी बात को जो साक्षात्कार से पूछते हैं उसको हम अवलोकन करते हैं कि कक्षा में उस विद्यार्थी की जो गतिविधियां उससे देख करके हमें समझ में आए कि जो उसने साक्षात्कार में कही हैं वो ही देखने को मिल रही कि नहीं उसकी गतिविधियों के द्वारा कक्षा में। कक्षा के बाहर भी अवलोकन कर सकते हैं। हम उसकी एक कक्षा, यदि गणित की कक्षा है तो हम विज्ञान की कक्षा का भी अवलोकन कर सकते हैं, उसकी हिंदी की कक्षा का भी अवलोकन कर सकते हैं, उसके खेल के मैदान में उसके व्यवहार का भी अवलोकन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये अवलोकन हम विभिन्न स्थानों पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से अवलोकन भी यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे कक्षा कक्ष के विभिन्न विषयों के कक्षा कक्ष में, विद्यालय के प्रांगण में, खेल के मैदान में, उसका संगी साथियों के साथ कैसा है, तो ये सारा अवलोकन करके तो हम मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डेटा लेते हैं। मल्टीपल सोर्सेज में डिफरेंट बहुत अलग अलग लोग हो सकते हैं, अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं, और मेथड्स में अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इंटरव्यू भी हो सकता है, साक्षात्कार भी हो सकता है, और कहीं डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस भी हो सकती है उस विद्यार्थी के बारे में, उसकी जो प्रगति है, उसकी उपलब्धियां हैं, विद्यालय में उसकी जो कठिनाइयां हैं, उसकी क्या कक्षा में उसकी उपस्थिति कैसी है, ये सारे दस्तावेज़ देख करके भी विद्यार्थी ने जो कहा है, बताया है, उससे हम उन अन्य दस्तावेज़ों का भी अध्ययन कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ट्रायंगुलेशन में विभिन्न जो स्रोत हैं उन सबको हम इस्तेमाल करते हैं, और यदि हम साक्षात्कार ले रहे हैं उसका, तो वो किसी के बारे में भी बता रहा है, उसके संग जो घटना हुई है वो बता रहा है, तो जो जिसके बारे में उसने नाम लिया है उसका भी हम साक्षात्कार लेकर के जान सकते हैं। हम अवलोकन भी कर सकते हैं। हम कुछ यदि वीडियो रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध है किसी घटना की, तो उनको भी निकाल करके देख करके हम अध्ययन कर सकते हैं। उसके बारे में कुछ लिखित दस्तावेज उपलब्ध हैं तो वो भी हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये ट्रायंगुलेशन का मतलब होता है
कि हम डेटा विभिन्न स्रोतों से और विभिन्न विधियों से ले करके और उन सब का मिलान करके मैच करके ये देखें कि ये शोध जो हो रहा है यह सत्य की ओर जा रहा है कि नहीं, ये वहाँ पे रियलिटी यथार्थ दिख रहा है कि नहीं। तो हम इस तरीके से सुनिश्चित करते हैं कि यह जो है शोध जो है संभव, इसकी क्रेडिबिलिटी को देखना संभव है। तो इसलिए जब शोधकर्ता करता है तो ट्रायंगुलेशन उसने त्रिकोणीकरण के लिए क्या क्या किया, कौन से तरीके अपनाए, कौन कौन से स्रोत लिए और उससे संबंधित जो उसके शोध विषय वस्तु है उसको वहाँ पे वो लिखता है और वो करके वहाँ पर प्रस्तुत करता है। इससे उसके शोध की गुणवत्ता जो है वो बढ़ती है और इससे यह भी पुष्टि होती है कि जो सूचनाएं उसको प्राप्त हुई हैं तो वो किसी पूर्वाग्रह से वो प्रभावित नहीं है, न किसी पक्षपातपूर्ण रवैये से वो प्रभावित हैं। वह एकदम वस्तुनिष्ठ हैं, वो उनमें किसी तरीके का लोगों के पूर्वाग्रह या व्यक्तियों के पूर्वाग्रह या अन्य किसी के पक्षपातपूर्ण तरीका जो हावी हुआ है वो नहीं हो पाया है। तो ट्रायंगुलेशन के द्वारा हम ये सुनिश्चित करते हैं कि शोध की गुणवत्ता किस प्रकार की है ये हम जान सकते हैं, सुनिश्चित होता है। मेंबर चेकिंग, मेंबर चेकिंग में हम यह देखते हैं कि कितनी एक्यूरेसी है जो फाइंडिंग्स हैं। तो मेंबर चेक में क्या होता है कि ये उदाहरण के लिए कि जब हम साक्षात्कार लेते हैं किसी व्यक्ति का, तो साक्षात्कार जब पूर्ण हो जाता है और हम उसको लिख लेते हैं अच्छे से और फेयर कर लेते हैं, तब हम पुनः जिसका हमने साक्षात्कार लिया है उसके पास जाते हैं और उसको वो साक्षात्कार में जो उसने बातें कही हैं उसको आप सुनाते हैं कि आपने ये बातें कही थी, ये बातें कही थी, क्या ये हमने सही से लिखी हैं, इसमें कुछ क्या त्रुटि रह गई है, ये बातें आपने नहीं कही थी। तो वो उनसे पुष्टि कराई जाती है। तो इससे क्या है, मेंबर चेक से हम आश्वस्त होते हैं कि जो हमने इंटरव्यू के से प्राप्त की जो सूचनाएं हैं हूबहू वही सूचनाएं हैं जो उस व्यक्ति ने दी हैं और उसी व्यक्ति से जा कर के हम उस इंटरव्यू के जो बातें हैं उसको सुना करके और उससे हम पुष्टिकरण करवाते हैं कि हाँ यही बातें थी, इसमें कुछ हेरफेर नहीं हुआ है। तो हम ये मेंबर चेकिंग इस तरीके से करते हैं। तो जब भी हम साक्षात्कार लें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होता है कि साक्षात्कार लेने के बाद हम यह न भूलें कि दोबारा उनके पास जाना है और जो हमने साक्षात्कार से जो डेटा लिया, जो सूचनाएं ली हैं, उनको फिर पढ़ के सुनाएं और उससे हम वेरीफाई करवाएं। तब ये इसी को हम कहते हैं मेंबर चेकिंग। और ये मेंबर चेकिंग आपको यदि लगता है कि आपको एक बार कर लिया, फिर आपने दूसरा जो इंटरव्यू लिया तो उसके लिए भी आपको दोबारा उनके पास जाना चाहिए और फिर से उनका मेंबर चेकिंग के द्वारा यह कर सकते हैं कि हम आश्वस्त होते हैं कि जो हमने बातें इकट्ठी की हैं इंटरव्यू के माध्यम से वो सही हैं, ठीक हैं, वास्तविक हैं, इनमें कोई भी मिलावट या कोई इधर उधर की बातें नहीं है। पीयर डीब्रीफिंग, जब एक शोधकर्ता शोध कर रहा होता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो अपने दृष्टिकोण से देख रहा होता है, वो जो समझ रहा है वो वैयक्तिक रूप से वो वहाँ पे लिखता है, देखता है। लेकिन जब एनालिसिस कर रहा होता है, जब वो व्याख्या कर रहा होता है, जब वो कोडिंग करके और थीम्स निकाल रहा होता है, तब वो आगे जाता है और देखने की कोशिश करता है कि ये कैसे हम सही मान लें। तो इसलिए जो उसके मित्रगण हैं, जो उसमें या अन्य लोग जो रुचि ले रहे हैं, उनको वो पढ़ के सुनाता है कि ये वाक्यांश है और इस वाक्यांश का मैंने ये अर्थ निकाला है, क्या ये अर्थ ठीक है।
तो वो लोग भी उस चीज़ को पढ़ करके अपने समझ से उस चीज़ को फिर रेटिफाई करते हैं, बताते हैं कि हाँ ठीक है, या थोड़ी सी भूल है, या चूक है, या त्रुटि है। तो इसलिए पीयर डिब्रीफिंग, पीयर मतलब संगी साथी के साथ आप उसको अपने शोध कार्य को बैठ करके उसका जो आप व्याख्या करते हैं, जो व्याख्या निकालते हैं, जो थीम्स निकालते हैं, वो उनके संग बैठ करके चर्चा करते हैं, उनको देते हैं, उनको पूरा स्वतंत्र छोड़ने की। आपको ये कैसा लग रहा है, मैंने इस वाक्यांश का ये अर्थ निकाला है, ये पूरे पैराग्राफ से हमारा ये निष्कर्ष निकलता है, हमने इसकी ऐसी व्याख्या की है, तो वो भी उनको भी दीजिए, पन्ने उनको भी पढ़ने को दीजिए, और एक साथ पूरा नहीं, थोड़े थोड़े करके दीजिए, जिससे वो पढ़े और उस पे उनके जो उनको लग रहा है अर्थ निकल रहा है, तो वो भी उसको कहीं आपको लगता है कि उन्हें चेंज करना है, परिवर्तन करना है, तो वो भी कर सकते हैं, जो ठीक है तो वो वैसे ही रहने दें। तो इससे आप आश्वस्त हो सकते हैं कि आपने अपने मित्रों से, संगी साथियों से, या आपके अन्य जो रुचि रखते हैं आपके कार्य में, उनसे आपने सहयोग लेकर के अपने शोध की गुणवत्ता को बढ़ाने की कोशिश की है, उसको बनाए रखने के लिए उनसे भी दिखवाया कि जो मैं सोच रहा हूँ, जैसे मैं अर्थ ले रहा हूँ, वैसे वो भी ले रहे हैं। तो इस तरीके से पीयर डिब्रीफिंग किया जाता है जब आप अपने जो दस्तावेज़ तैयार कर रहे होते हैं, राइटअप्स तैयार कर रहे होते हैं, उसमें कुछ संकेतन के बाद जो पैटर्न्स देखते हैं, उसका इंटरप्रिटेशंस करते हैं, तो निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, कुछ फाइंडिंग्स, परिणाम पे आते हैं, आपको संबंध दिखाई दे रहा है, कुछ आपको लग रहा है कि उस समूह में अंतर है, तो वो अंतर है कि नहीं, वो सारी बातें उनको भी देते हैं वो पढ़ने को, वो पढ़ करके उसको उस पर वो अपना फीडबैक देते हैं। तो इस तरीके से पृष्ठपोषण के माध्यम से हम एक गुणात्मक शोधकर्ता या कर्त्री के रूप में यह उसकी गुणवत्ता को हम बनाए रखने की कोशिश करते हैं। एक और तरीका है थिक डिस्क्रिप्शन। थिक डिस्क्रिप्शन क्या है कि इसमें एक विस्तार पूर्वक और बहुत गहराई से जो विश्लेषण किया गया होता है, कोई सामाजिक गतिविधियों का, व्यवहारों का, वहाँ पर इसका विवरण मिलता है। केवल जो सतही तौर पे जो हमने अवलोकन है वो नहीं, बल्कि उससे ऊपर आगे जा कर के अवलोकन से हमें क्या अर्थ निकल रहा है, क्या हम समझ पा रहे हैं, जो हमने अवलोकन किया है वो स्थिति का, उसकी हम क्या व्याख्या कर रहे हैं, इसका हम पूर्ण रूपेण वर्णन और व्याख्या लिखते हैं। हम जब ये थिक डिस्क्रिप्शन माने समृद्ध वर्णन की बात करते हैं, तो उसमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमें जो पृष्ठभूमि है, जो संदर्भ है, उसका भी उल्लेख करना चाहिए, और उल्लेख करने का मतलब है उसको भी विस्तार पूर्वक ही लिखना चाहिए। तो जब हम ऐसा करते हैं, खूब वर्णन बड़े विस्तार पूर्वक करते हैं, गहराई से बातों को लिखते हैं, और इसमें हम सुस्पष्ट करने की कोशिश करते हैं कि जो भी बातें हैं वो सतही तौर पे नहीं है, इनका अर्थ यहाँ से निकल रहा है, इसका संदर्भ यह था, संदर्भ की भी चर्चा विस्तार पूर्वक करते हैं। तो इससे दूसरे लोग भी जब पढ़ते हैं तो उन्हें भी इन वर्णनों से, व्याख्या से, स्पष्टीकरण से ये समझ में आता है कि ये जो बात कही गई है, इससे इस शोध की गुणवत्ता झलकती है, परखी जा सकती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा हम एक गुणात्मक शोध की विश्वसनीयता या वह भरोसेमंद है कि नहीं, वो हस्तांतरणीय है कि नहीं, ये हम तय कर सकते हैं। धन्यवाद।